प्रवक्ता आप सबके बीच में कुछ परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। तो एक बड़ी बात है, संधि का जो टॉपिक है वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो मुख्य जो संधि है वो 3 प्रकार की है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी वर्णमाला में 3 तरह के व्यंजन, 3 तरह के चिन्ह, 3 तरह के प्रतीक पाए जाते हैं, जिनमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 तरह के प्रतीक होने के कारण ये जो संधि हुई है ये 3 तरह की बात बताई गई है। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर समय आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे जिस भी तरह की परीक्षा देने आप जा रहे हो, उसमें स्वर संधि सबसे महत्वपूर्ण संधि है। स्वर संधि का जो भेद है वो 5 प्रकार का बताया गया है। हमारे यहाँ लोग सिद्धांत कौमुदी ले लीजिए, पाणिनि का अष्टाध्यायी ले लीजिए, जहाँ भी आप देखेंगे 5 तरह की संधियाँ आपको मिलेंगी स्वर संधि के भेद में। तो सबसे पहले हम संधि की तरफ चलते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़। किसी 2 शब्दों को जोड़ना, अलग अलग 2 शब्दों को जोड़ना, और जोड़ने के बाद जो उसमें विकार उत्पन्न हो, जो उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो, उसी को कई भागों में डिवाइड किया गया। क्योंकि स्वर कई प्रकार के हैं, व्यंजन कई प्रकार के हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शब्दों के समूहों में अलग अलग स्थानों पर उनका योग करते हैं, उनमें जोड़ करते हैं। तो जोड़ होने के कारण उसमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 1 संधि का जो मूल भेद है वो है 5। स्वर संधि ये 5 भेद हैं। 5 भेद में सबसे पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि। वो क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को एक सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इस सूत्र को ऐसे लिखा जाता है, अकः सवर्णे दीर्घ। ये अकः सवर्णे दीर्घ आज से नहीं, शुरुआत से हम जब से हिंदी के व्याकरण में अपना प्रवेश किए हैं, पदार्पण किए हैं, तब से हम ये जान रहे हैं कि दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। हमको समझना क्या है? अब सवर्ण बराबर दीर्घ। हम सब जब शुरू में पढ़ते थे, शुरुआत में, तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे, उसकी हिंदी परिभाषा ऐसे पढ़ते थे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के बाद यदि फिर आ, ई, ऊ, री का फिर वही समान अक्षर आए तो वहाँ दीर्घ संधि हो जाए। हम ऐसा पढ़ते थे इसकी परिभाषा। उसी परिभाषा को इस सूत्र में बांध दिया गया और इसमें कहा गया कि अक का सा माने समान और वर्ण माने अक्षर। समान अक्षर किसका? अक का। अक का समान अक्षर अगर आमने सामने हो तो उसका दीर्घ अक्षर लिख दिया जाए, ऐसा बताया गया। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न उठता है कि आखिर अक क्या है? अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब एक ऐसा समूह का नाम जिसके अंतर्गत कई अक्षर, कई स्वर, कई व्यंजन आते हैं। इसको बनाया कैसे जाता है? प्रश्न उठता है। अक प्रत्याहार तो जान गए हम कि प्रत्याहार के आमने सामने आ जाने से दीर्घ अक्षर उसका हो जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि अक है क्या? अक है एक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है? प्रत्याहार बनता कैसे है? तो ये बनता है 14 माहेश्वर सूत्रों से।
जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में जैसे पहला सूत्र है आ ई ऊड़ री ऋग ए ओ अंगा ऐ औ च। उदाहरण रूप में इतना सूत्र हम लिखे हैं, जो कि अक प्रत्याहार इसी में आ जाएगा। तो अक बनाने के लिए सबसे पहले आ, उसके बाद का। तो आ और का बराबर। अब इसके अंतर्गत कितने अक्षर आ रहे हैं? ये जो लास्ट के अक्षर होते हैं, सभी सूत्रों के जो लास्ट अक्षर हैं, इनमें हलंत लगा हुआ है। ये इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं, इत्संज्ञक अक्षर कहलाते हैं। तो इत्संज्ञक अक्षरों की हम जब प्रत्याहार का समूह बनाते हैं तो इसमें इसकी गिनती नहीं करते हैं। अब हम जब इसको लिखेंगे तो इसमें बचेगा आ ई उ री और ली। तो बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। अक बराबर आ ई उ री और ली। अब सूत्र में आ जाए। अक ये प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार का समान अक्षर जब दूसरे पार्ट में भी आ जाए तो उसका दीर्घ हो जाए। आ ई उ री और ली, इसी का सवर्ण, इसी का सवर्ण, सवर्ण मतलब समान अक्षर, इसी का समान अक्षर मान लीजिए आ के बाद आ गया, ई के बाद ई आ गई, उ के बाद उ आ गया, री के बाद री आ गया, ली के बाद ली आ गया। एक चीज यहाँ ध्यान रखने की है कि ली का दीर्घ नहीं होता, ली का दीर्घ नहीं होता। आ चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये चाहे बड़ा हो, ये चाहे छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए और चाहे बड़ी री आ जाए। कहने का तात्पर्य कि छोटा अथवा बड़ा, छोटा अथवा बड़ा, कोई भी स्वर जब एक के बाद दूसरा सवर्ण आएगा, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, वो बड़ा ही हो। उदाहरण के रूप में जैसे मेघ प्लस आलय, ऐसा बना है। घा में यहाँ आ की मात्रा है और इसके बाद बड़ा आ है, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो उसका बड़ा आ हो जाएगा। सूत्र से ही मालूम हो जाता है कि अक प्रत्याहार का समान अक्षर यदि आमने सामने हो, दोनों तरफ हो, तो उसका दीर्घ अक्षर लिख दिया जाए, उसका बड़ा अक्षर हो जाए। यही दीर्घ संधि की परिभाषा है, यही दीर्घ संधि की विशेषता है। तो मेघ प्लस आलय, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट का जो लास्ट अक्षर है उसमें आ रहा है और दूसरे पार्ट का जो फर्स्ट अक्षर है उसमें बड़ा आ रहा है। तो दोनों आ सवर्णीय वर्ण है, सवर्णीय अक्षर, समान अक्षर है। फर्क इतना है कि ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। तो ह्रस्व और दीर्घ जब मिलेंगे तो बराबर दीर्घ हो जाएंगे, इसलिए ये बन जाएगा मेघालय। बात समझने की है। मेघ प्लस आलय में जो छोटा आ था, उस छोटा आ और बड़ा आ को मिलाकर के केवल बड़ा आ लिख दिया गया, क्योंकि दो स्वर आपस में टकरा रहे। ऐसा इसको अगर हम ऑपरेट भी कर दें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ऑपरेट करें अगर हम, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। माँ को जब अलग करेंगे तो एक ही मात्रा आएगी, तब तो माँ नहीं बनता है। उसके बाद घा को हरण करेंगे तो छोटा आ बनता है। फिर यहाँ आलय में दूसरे वाले पार्ट में इसमें इसको हम जब अलग करेंगे तो यहाँ सबसे पहले बड़ा आ है, फिर ला है, फिर
या है, फिर आ। संधि यही क्यों हुई? संधि यहाँ इसलिए हुई है कि ये देखिए माँ के बाद इसमें एक मात्रा लगी थी तो में बना था। जब हम माँ से एक को निकाल देते हैं तो ये व्यंजन बचता है, लेकिन इसमें से स्वर नहीं है तो ये हलंत हो जाता है। और हलंत जब हो जाता है तो इसके बाद वाला स्वर इसके बाद जब जोड़ेंगे तो इसमें आगे जुड़ जाएगा। अब देखिए घा से हमने जब आ निकाल दिया तब घा ऐसा बचा। अब इसके बाद बड़ा आ रहा है, देखिए व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर, फिर स्वर। ये ऐसी स्थिति है जहां दो स्वर आपस में टकराएंगे। संधि यही क्यों हुई? इस प्रश्न को अगर हम स्पष्ट करें तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले व्यंजन आया, फिर स्वर, फिर व्यंजन, फिर स्वर, फिर स्वर। तो दो स्वरों का जहां पर आपस में मेल हो जा रहा है, संधि हम वही करेंगे। क्योंकि दो स्वर हम लिख नहीं सकते एक साथ। किसी का भी नाम हो, जैसे नाम लिखना हो और ऐसे लिखें, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ ऐसे लिखूं बड़ी की मात्रा और इसमें छोटी की भी मात्रा लगा दूं तो क्या ये स्पष्ट होगा? नहीं। तो इसके निवारण के लिए, इसके निराकरण के लिए पाणिनि ने कहा कि जहां दो स्वरों का आपस में टकराव हो जाए वहां पर आपको छोटे स्वर को निकाल करके उसको हटा करके उसके स्थान पर उसका दीर्घ वर्ण, दीर्घ अक्षर रख दिया जाए। वही स्थिति यहाँ हुई है। अब देखिए यहाँ छोटा आ भी है, बड़ा आ भी है। ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगी कि जहां पर दो स्वर आपस में टकराए हुए हैं। ये व्यंजन है, ये स्वर, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये स्वर है, तो इसको हम चिन्हित कर लेते हैं। उसके बाद ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर। कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई है जहां दो स्वर आपस में टकरा रहे हैं। इसलिए इन दोनों के स्थान पर पाणिनि ने कहा कि इसमें केवल एक ही रखा जाए और वो भी उसका दीर्घ वर्ण रखा जाए, दीर्घ वर्ण रखा जाए। अब ये दोनों मिलकर बड़ा आ बन गए, बड़ा आ बन गए। अब बचा रहा बेचारा घा, और घा चूंकि संज्ञक है, इसमें स्वर नहीं है, इसके बाद वाला स्वर जो मिलेगा उसमें आगे जुड़ेगा। अब देखिए माँ के साथ ए का योग है तो ये बनेगा में, और यहाँ पर देखिए ला के साथ आ का योग है तो ये बनेगा ला। अब यहाँ या के बाद आ का योग है तो ये बनेगा ये। अब देखिए में घा चूंकि संज्ञक है, इसमें स्वर नहीं है, इस स्वर को इससे आप हम जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो ये बनेगा ऐसे। यह स्थिति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संधि, सबसे पहला प्रश्न हमारे भी मन में यही उठा था कि आखिर संधि यही क्यों? तो इसके निराकरण के लिए हम बता देना चाहेंगे आपको कि माँ के साथ जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, व्यंजन और स्वरों को अलग करते हैं, तो जहां पर दो स्वर आपस में टकराते हैं हम संधि को वही करते हैं। क्योंकि संधि का तात्पर्य ही है कि दो स्वरों का योग, और दो स्वर जब आपस में टकराएं तो वहां पर जो स्वर होगा चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, सवर्णी होना चाहिए। सवर्णी का मतलब समान वर्ण वाला, समान अक्षरों वाला। इस संधि के सूत्र में स्पष्ट करता है कि अग प्रत्याहार का समान वर्ण माने अक्षर जब आमने सामने टकराए। अब देख लीजिए यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, छोटा आ और बड़ा आ। ये छोटा और बड़ा आ का संयोग ही इसको दीर्घ संधि में बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ना हम ऐसे में इस दोनों को नहीं रख सकते एक साथ। इस परिस्थिति में इस निराकरण के लिए अष्टाध्यायी में पाणिनि महोदय ने कहा कि ये जो आ होगा ये दोनों सवर्णी है, समान अक्षर के हैं। आ ये भी है, आ ये भी। यहाँ देख लीजिए सूत्र में आप सामान्य समान वर्ण माने अक्षर, जब किसी स्वर में समान अक्षर एक साथ टकराएं तो वहां पर दोनों मिल जाएं, और मिल जाएं तो उसका दीर्घ हो जाए। यही इसका मूल निचोड़ यही है कि अग प्रत्याहार का होना चाहिए। पहली बात अग प्रत्याहार का होना चाहिए, और वो भी समान वर्ण होना चाहिए, समान अक्षर होना चाहिए, तब दोनों जुड़ेंगे और दीर्घ होंगे। ये दीर्घ संधि बताती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ई से ई का संयोग। ये तो रहा आ से आ का संयोग। ई से ई का जैसे हमने लिख दिया उदाहरण में कपि प्लस ईस। अब देख लीजिए पा में यहाँ छोटी की मात्रा है और इसके बाद बड़ी की है। बात समझ में आ रही है? कपि में छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा है। पाणिनि ने कहा अलग, इसको हम ऐसे लिख देते कपि और ऐसे इसी में बड़ी की मात्रा लगा देते
तो क्या ये स्पष्ट हो पाता? मूल रूप से इसी समस्या के समाधान के लिए संधि का निर्माण किया गया। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने इसी निराकरण के लिए इसको लिखा। नहीं तो लोग ऐसे लिखते, अगर दो अक्षर आ जाते, एक व्यंजन में दो मात्राएं लगनी होती तो ऐसे लिखते लोग, ऐसे लिखते तो हमारी भाषा में अशुद्धि होती। इसको बनाने के लिए, इस समस्या से बचने के लिए संधि का निर्माण किया गया। अब देख लीजिए, पहला एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट के लास्ट में छोटी ई मिल रही है, ये अक प्रत्याहार का है, क्योंकि मैं आप बता चुके हैं कि अक प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। अक प्रत्याहार बनाएंगे 14 माहेश्वर सूत्र से। 14 माहेश्वर सूत्रों में जो अक प्रत्याहार है उसमें दूसरा अक्षर जो है वो ई है। अब ई के बाद ई का संयोग हो रहा है, ई के बाद ई आ रही है, तो यहाँ ये फर्क ये है कि ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ह्रस्व का मतलब छोटी ई, दीर्घ का मतलब बड़ी ई। अब देख लीजिए, कप में छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है। इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई बनेगा तो इसमें से तो हमने छोटी ई निकाल लिया, इसके बाद बड़ी ई है तो इसमें से छोटी ई निकाले तो मान लीजिए किसी भी व्यंजन से हम जब स्वर निकाल लेते हैं तो पा ऐसे बचेगा ना, पा तो ऐसे बचेगा। अब इसके पहले का है, अब इसके बाद ये सा है। अब इस ई को हम पा से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, और ये पा बन जाएगा, बड़ी मात्रा आ जाएगी पा में, और ये बचेगा सा। इसलिए कपीस बनता है। उदाहरण से बात आप समझें कि जैसे कपीस लिख दिया गया है, तो कपीस में दो शब्द हैं, पहला है कपि और दूसरा है ईस। कपि माने बंदरों का, ईस माने भगवान। विच्छेद हम एक तरह से और भी ये कहेंगे कि जब विच्छेद हम करते हैं तो जो दो पार्ट बनता है उस दोनों पार्ट का सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ नहीं निकलेगा तो वो संधि हमारी सही नहीं है, वो संधि हमारी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाए। ऐसा भी हम कर सकते थे, हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको का प्लस पीस बन सकता था। का को जोड़ देंगे, यहाँ से प्लस का चिन्ह हटा देंगे, का पीस बन जाएगा। लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि का की कोई मीनिंग नहीं है। पाणिनि ने कहा दो शब्दों का योग होगा और दो शब्दों में दोनों शब्दों का अर्थ होगा। किसी एक शब्द का अर्थ निकाल लेने से दूसरे अर्थ को उससे हम जोड़ नहीं सकते। ईस अच्छा पीस माने भी कुछ नहीं होता, ये भी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। इसलिए ये कपीस में पहला पार्ट जो होगा वो कपि होगा और दूसरा जो पार्ट होगा वो ईस होगा। कपि माने बंदर, ईस माने भगवान। अब जैसे यहाँ हमने मेघालय लिखा था तो हमने दो पार्ट बनाया था, मेघ प्लस आलय। आलय माने है घर, मेघ माने है बादल, तो बादलों का घर, बादलों का समूह, ये मेघालय है। कपि प्लस ईस, कपि माने बंदर, ईस माने भगवान। तो दो सार्थक शब्द होने चाहिए और दोनों को जोड़ा जाए, और जहां पर दोनों शब्दों में अलग करने पर पहले पार्ट के लास्ट अक्षर में आ मिले और दूसरे पार्ट के शुरू में फर्स्ट अक्षर में आ मिले और दोनों सवर्णी हों तो दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो दीर्घ होंगे। ये सूत्र कहता है। अगला उदाहरण आप बताते हैं। ये तीसरे में अप्रत्याहार में पहला अक्षर तो आ था, दूसरा अक्षर ई था, तीसरा अक्षर उ है। जैसे लिख दिया हमने वध प्लस उत्सव, धा में उ की मात्रा है और इसके बाद भी उ मिल रहा है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। कहीं भी हम विच्छेद करेंगे तो किसी भी शब्द को हम दो पार्ट में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो पहला हो गया वध, दूसरा हो गया उत्सव। यहाँ धा में उ की मात्रा है, उसके बाद उ मिल रहा है। ये दोनों क्या है? सवर्णी है, ये सवर्ण है। स माने समान, वर्ण माने अक्षर, ये दोनों सवर्ण है और दोनों जब जुड़ेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे बड़ा उ। जब ये बड़ा उ बनेगा तो इसके पहले की हम कंडीशन देख लेते हैं। वध में से हम उ निकाल दिए हैं तो ये ऐसे बचेगा, और यहां से उ हमने निकाल दिया है तो ये ऐसे बचेगा। अब चूंकि धा संज्ञक है
धा में हलंत लगा हुआ है, तो ये ऐसे इसके बगल वाला स्वर, चूंकि ये उ स्वर है तो स्वर आके इस व्यंजन से जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो ये बड़ा उ बन गया। अब देख लीजिए यहाँ आधा ता ही है, सा ही है और वाह ही है, तो इसलिए बन जाएगा वधूत्सव। एट होम, वधु के आने का उत्सव, जिसको अंग्रेजी में एट होम आप लोग बोलते हैं, ये वही वधूत्सव है, तो ये बन जाएगा वधूत्सव। ये कंडीशन है। इसका जो दूसरा पार्ट है, इसकी जो दूसरी दीर्घ के बाद जो दूसरी संधि आती है, उस दूसरी संधि में हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि स्वर संधि का भेद चल रहा है, और स्वर संधि में 5 भेद हैं, आपको पहले बता चुके हैं, इसके 5 भेद हैं, और 5 भेद में सबसे पहला हमने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र हमने पढ़ लिया, अका सवर्णे दीर्घ, ये अका सवर्णे दीर्घ हो गया। कहने का मतलब अक प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार में 5 अक्षर आते हैं, आ, ई, उ, री और ली। और इसके बाद ये कह रहा है कि इसी का समान समान वर्ण माने जब अक्षर आ जाए फिर, तो दोनों जुड़ जाए और दीर्घ हो जाए, जिसका उदाहरण भी आप देख रहे हैं। दूसरी संधि, इसका दूसरा भेद है यण संधि। इसका दूसरा भेद है यण संधि, और इसका जो सूत्र है वो है इको यणज। इको यणज सूत्र बहुत पढ़े होंगे आप, इको यणज, इको यणज, इको यण अच। इसमें 3 प्रत्याहार, इको जो है ये इक है, यण जो है वो यण है, और अच जो है वो अच है। यहाँ एक समस्या हो रही थी, जो सबसे कठिन प्रश्न है, जिसको यूट्यूब में आप बहुत बार देखे होंगे, परंतु ये चीजें कंफर्म करना और आपको इस चीज की बहुत बड़ी व्याख्या और बहुत बड़ी विशेषता बताना जो लोग भूल जाते हैं, उसको मैंने सोचा कि इसको आपको बताया जाए। क्योंकि हमारे मन में ये विचार आया कि इको यणज 3 प्रत्याहार है, तो इसमें 2 पार्ट बनते हैं। कोई हम शब्द तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो उसका 2 पार्ट बनता है। तो उसमें एक पार्ट में पहले में एक अक्षर आता है और दूसरे में एक अक्षर आता है। यह दीर्घ संधि में इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दोनों तरफ सवर्ण आ रहे हैं, इसलिए इसकी जो है जरूरत नहीं पड़ी, तो इसको नहीं बताया गया। लेकिन इसमें जरूरत पड़ रही है कि आखिर हम कैसे जाने कि पहले पार्ट में अच रहेगा, कि पहले पार्ट में यण रहेगा, कि पहले पार्ट में इक रहेगा। समस्या बहुत बड़ी है, सोचा जाए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम तो पढ़ लेते हैं कि यण संधि हो जाती है, तो किसके बाद कौन आए, तो इक के बाद यण लिखा हुआ है तो यण नहीं आएगा, इक के बाद अच आएगा। इक में जब हम षष्ठी का रूप पढ़ते हैं तो इक का इको हो जाता है, और जब सप्तमी का रूप पढ़ते हैं अच का तो बन जाता है अच। बहुत बारीक चीज है, और जो चीज छूट जाती है लोगों से, हम सोच रहे हैं द एमर्स इंस्टीट्यूट से आपको वो मिले जो सबसे छूटी हुई है, और इसको आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। इसमें षष्ठी लगी तो इक में षष्ठी लगी तो इको बन गया, और अच में सप्तमी लगी, इसमें सप्तमी लगी तो अच बन गया। और ये भी कहा गया अष्टाध्यायी में पाणिनि के कि जिसमें षष्ठी हो वो पहले पार्ट में रहेगा। जिस भी प्रत्याहार में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया हो उसमें वो जो है फर्स्ट पार्ट में रहेगा, और जिस प्रत्याहार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो सेकेंड पार्ट में रहेगा। इससे हम कंफर्म हो गए कि पहले पार्ट में इक आएगा और दूसरे पार्ट में अच आएगा। अब देखिए यण में कोई विभक्ति नहीं है, और जिसमें विभक्ति नहीं होती है वही संधि होती है। जिसे हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं तो अका सवर्णे दीर्घा पढ़ रहे हैं, तो दीर्घा में देखिए कहाँ विभक्ति लगी है, ये प्रथमा है। जैसे राम को हम प्रथमा में लिखते हैं तो रामा कर देते हैं, शिव को जब हम प्रथमा में करेंगे शिवा करेंगे, मोहन को हम प्रथमा में करेंगे मोहना करेंगे, तो यण को दीर्घ को हम जब प्रथमा करेंगे तो दीर्घा होगा, वही हाल यहाँ हुआ है। अब देखिए यण में प्रथमा लगी हुई है, इसलिए ये यण होगा, बराबर यण होगा। अब स्पष्ट हो गई बात।
कि पहले पार्ट में इक आएगा, दूसरे पार्ट में अच आएगा, तो यण हो जाएगा। अब कंफर्म करने की बात यह है कि आखिर इक क्या है, अच क्या है, यण क्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो इक बराबर यहां से पढ़े, अग हम पढ़ रहे थे तो आ से का तक पढ़ रहे थे, तो 5 अक्षर मिल रहा था। अब हम इक से पढ़ेंगे तो आ को हम डिलीट कर देंगे, आ को हटा देंगे, तो बन जाएगा इक। भाई ई से लेकर के का तक के अक्षर, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब ही है एक समूह, एक कक्षा। जिस कक्षा में, जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हैं और एक साथ 10, 20, 25, 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग संबोधित करते हैं कक्षा 10 की क्लास, कक्षा 12 की क्लास। तो 12 की क्लास जब हम बोलते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है 12 में ये इतने इतने बच्चे हैं। तो वही चीज यहाँ होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि अक बराबर 5 अक्षर, आ, ई, उ, री और ली, और इक बराबर 4 अक्षर, ई, उ, री और ली। अब देखिए यहाँ से बात समझ आनी चाहिए हमारी समझ से, आप हमारी बात समझ गए होंगे। इक बराबर 4 अक्षर, तो ये सूत्र क्या कह रहा है, इको यण। इक जो होगा वो फर्स्ट पार्ट में होगा, अर्थात ई यहाँ होगा, या तो ई होगा, या तो उ होगा, या तो ली होगा, या तो ली होगा। इसके दूसरे पार्ट में अच होगा। अच बराबर आप जान लीजिए आ से लेकर के च बराबर सभी स्वर, कहने का तात्पर्य अच बराबर सभी स्वर। बट एक कंडीशन रख दिया इसमें, कहा अच तो होगा क्योंकि इक में भी ई उ ली आता है और अच में भी ई उ ली आता है और अक प्रत्याहार में भी आ ई उ ली आता ही आता है। तो मान लीजिए ई के बाद यहाँ ई आ गया तो क्या दीर्घ हो जाएगा, इसलिए सभी स्वर तो आता है लेकिन असमान स्वर। इसलिए यहाँ एक कंडीशन रख दीजिए कि इक प्रत्याहार के बाद अच आए और असमान स्वर आए, समान स्वर ना आए, असमान स्वर आए। तो ई के बाद अगर मान लीजिए आ जाए तो ई का या हो जाए, या बराबर। अब देखिए यहाँ सूत्र में लिखा है, सूत्र को हम ऐसे लिख लेते हैं, आई उड़ ली का ये होगा आई अक्षर हा, 5वां सूत्र है हा या ब र त, और 6ठा सूत्र है ला अड़ा। अब देखिए यण बनाना है तो टा तो एक संज्ञक है, टा को हम जोड़े नहीं, तो या से शुरू करते हैं अड़ा, या वा रा ला। तो यण बराबर या वा रा और ला, कितने अच्छे। तो कहने मतलब यहाँ भी 4 है और यण भी 4 है। तो ई के बाद अगर असमान स्वर आ जाए, किसी भी स्वर का कोई भी अक्षर आ जाए लेकिन ई के बाद ई ना आए, बस यही कंडीशन है। ये शर्त रखी गई कि ई प्रत्याहार पहले पार्ट में होगा। अब ई प्रत्याहार का मतलब कि ई उ री और ली होगा। अब ई उ री के साथ यहाँ पर ई उ री ली ना आए, उसका समान वर्ण ना आए, कोई भी अक्षर आए स्वर का, तो ये ई क्रम से या हो जाए। अब मान लीजिए उ है, उ के बाद कोई स्वर आ जाए असमान स्वर, तो उ का वा हो जाए, और री के बाद कोई असमान आए तो री का रा हो जाए, और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री का ला हो जाए। ये कंडीशन रखी गई है, ठीक। तो कहने का मतलब इक वर्णों के बाद अच स्वरों का आना, इक स्वरों के बाद अच स्वरों का आना, यण हो जाना, यही कंडीशन रखी गई है। और इस कंडीशन को हम अगली वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो द एमर्स इंस्टीट्यूट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना आपको पढ़ने के लिए। और वीडियो को बढ़ा के न देखें, वीडियो को एक बार एक तरीके से देखें, और द एमर्स इंस्टीट्यूट की टीम में कितना क्षमता है और कितनी काबिलियत है, इसको आप समझें और इसका आकलन करें।